हम 4 बहनें थीं। मेरी शादी बहुत छोटे उम्र में हुई थी। मेरा कोई भाई नहीं था। हम 2 बहनों की शादी पापा ने एक साथ कर दी थी। मेरी बड़ी बहन उस वक्त 17 साल की थी और मैं बस 14 साल की थी। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरे पति सिर्फ 2 भाई थे। मेरे पापा ने जैसे तैसे करके दहेज इकट्ठा कर हम दोनों बहनों की शादी की थी। मेरे पापा ने बड़ी बहन की विदाई शादी के तुरंत बाद कर दी थी। मेरी विदाई को उन्होंने रोक लिया था। मेरा पति भी अपने बड़े भाई के साथ काम कर रहा था। वह काठमांडू में कोट पैंट का सिलाई करता था। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी और मेरे पति की उम्र 20 साल थी। उसके घर वालों का कहना था कि उसने लव मैरिज की थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी को छोड़ दी है। उनकी लव मैरिज शादी ज़्यादा दिन तक ना टिक सकी थी। हम लोग गांव के किसान थे। मेरे पापा ने उन लड़कों वालों की इतनी छानबीन नहीं की। झट से रिश्ता मिला और उन्होंने तुरंत शादी की। मैं बचपन से ही बहुत कमज़ोर थी, जिसकी वजह से मेरी पीरियड्स अभी तक नहीं आई थी। मेरे पति के मेरे गांव में ही उसकी रिश्तेदार थी। वह शादी के बाद आए दिन वह अपने रिश्तेदार के घर घूमने आता था और जब भी आता तो मैं अपने घर से नहीं निकलती थी। लेकिन वह हमेशा मेरे गांव की भाभी से मेरे लिए खबर भिजवाता था कि मेरी पत्नी को मुझसे मिलवा दो। भाभी मुझे बहाने बहाने अपने घर बुलाती थी। जब भी मेरा पति उनके घर आता वह अपने घर में मुझे बुलाकर न जाने कहाँ गायब हो जाती। पति पूरा जवान था और मैं 14 साल की लड़की थी। मुझे इतनी भी होश नहीं थी कि शादी क्या चीज़ होती है। अभी तो मेरे पीरियड्स भी नहीं आए थे। एक दिन जब मेरा पति अपने रिश्तेदार के घर आया, गांव की भाभी ने मुझे बुलाकर बाहर से कुंडी लगाकर न जाने कहाँ चली गई। पति उसी कमरे में लेटा हुआ था। मैं उसे देखकर घबरा गई और बाहर दरवाजे की तरफ भागने लगी। उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और अपने गोद में बिठा लिया और कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं। बस तुम्हारी विदाई नहीं हुई है। मुझे तो शादी का मतलब भी नहीं पता था और ना ही पति से कैसे बात करते हैं उसका कोई अंदाज़ा था। मैं तो अपने पति को देखकर बहुत डर रही थी। पूरा जिस्म काँप रहा था। उसके गोद में बैठकर मेरे तो पसीने उतर रहे थे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और बहुत डर लग रहा था। उसने उस कमरे की टीवी ऑन की और उसमें एक सीडी लगाई। कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं और मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा। मुझसे कहने लगा, क्या तुम्हें फिल्में देखना अच्छा लगता है? मैं भी गांव की रहने वाली थी। मुझे भी ये फिल्में देखना, टीवी देखना, गाने सुनना बहुत पसंद था। मेरे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी थी और यहाँ मेरे पति के रिश्तेदार के घर में कलर टीवी थी और मैं अपने पति के बातों में आ गई और थोड़ा सा मेरा डरना भी कम हुआ। मैं उसके गोद में तो नहीं बैठ सकी। मैं तुरंत उठकर नीचे बैठ गई थी। मैंने कहा मैं नीचे बैठकर ही टीवी देखूंगी। उसने भी मुझे नीचे बैठे ही टीवी देखने दिया और खुद मेरे साथ नीचे बैठ गया। मुझसे प्यारी प्यारी बातें करता रहा और नई फिल्म लेकर आया था। मैं उसे बड़ी चाहत से देख रही थी। बीच बीच में मेरा पति मुझे टच करता, मुझसे बातें करता, लेकिन मैं फ़िल्म देखने में इतनी व्यस्त थी कि मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। फिल्म जब ख़त्म हुई तो उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें ये फ़िल्म पसंद आई है? मुझे भी फिल्म देखना बहुत पसंद थी। मैंने तुरंत उससे कहा मुझे बहुत पसंद आई है और मैंने उसका धन्यवाद किया। उसने कहा कि धन्यवाद कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं उसकी बातों से फिर से बहुत डर गई थी। उसने कहा कि अभी तो तुम फिल्म में हीरो हीरोइन को देख रही थी, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था। हम भी तो एक फ़िल्म के हीरो हीरोइन जैसे हैं। देखो फिल्म में हीरोइन ने हीरो को कितनी ज़ोर से बाहों में भरा हुआ था और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। बस तुम्हें मेरे गले से चिपकना है और मेरे होठों पर किस करना है। उसके बाद मैं फिर कभी आऊँगा तो तुम्हें एक और नई फिल्म दिखाऊंगा। मैं भी जब उसकी बातों में पिघल रही थी। वह देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम भी था। मैं डरते डरते उसकी बातों को स्वीकार कर गई और उसने अपनी बाहें फैला ली। जब मैं डरते डरते उसके सीने से जा लगी तो मुझे बहुत डर महसूस हुआ। उसने मुझे तुरंत अपने गोद में उठा लिया और मेरे होठों पर झुक गया, बिस्तर पर लेकर गिर गया और कम से कम 15 मिनट तक वो मेरे होठों पर ही झुका रहा। मेरी सांस बार बार अटक रही थी। वह बहुत बुरी तरह से मुझे चूमता रहा। जब मेरे आंसू निकलने लगे तब उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, सितारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई अनजान आदमी नहीं हूँ। और पति और पत्नी के बीच में ये सब चलता रहेगा। देखा ना, फिल्म में हीरो हीरोइन भी ऐसे ही करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने होठों पर हाथ लगाया तो मेरे होठों से खून बह रहा था। मैं रो भी रही थी। उसने मेरे आंसू पोंछे कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से आता हूँ
और देखो अभी तुम्हारी विदाई में 2-3 साल है, इसलिए अब मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता। इतनी देर में भाभी आ गई और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं उनके पल्लू में जाकर छुप गई, अपने चुन्नी से अपने होठों को छुपाए रखा। भाभी के सामने ही उसने मुझे पतली सी चांदी की पायल दी। कहा कि अगली बार आऊँगा तो कुछ और गिफ्ट लेकर आऊँगा, और हाँ, तुम्हारे घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ आता हूँ, नहीं तो वे लोग मेरे घर खबर भिजवा देंगे कि मैं यहाँ ससुराल में आता हूँ, फिर मेरा यहाँ आना जाना भी बंद कर देंगे। तो मैं तुमसे कैसे मिलूँगा, और अगर तुम्हें ये गिफ्ट चाहिए तो तुम्हें ये बात छुपाना पड़ेगा। भाभी ने भी कहा, हाँ, तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो मेरे भाई अर्जुन की बहुत बदनामी हो जाएगी। अर्जुन भाभी का दूर का कजन लगता था और हमारे गाँव की पड़ोस में ही ये भाभी रहा करती थी। मेरी अपनी भाभी नहीं थी, उन्होंने ही ये रिश्ता बताया था तो मेरे पापा ने मेरी शादी की थी। हमारा उनके घर से बहुत आना जाना था। मैं कभी भी उनके घर पर आ जाती थी तो मेरी माँ नहीं रोकती थी। हमारे पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं थी। मेरे पापा भी दूसरों के ज़मीनों पर खेती किया करते थे। हाँ, घर का खाना पीना अच्छे से चल जाता। पापा ने अपनी ज़मीन बेचकर हम दोनों बहनों की शादी की थी। मेरी बड़ी बहन के ससुराल वालों ने तिलक में बहुत पैसों की मांग की गई थी, जिसकी वजह से पापा ने अपनी छोटी सी खेत बेचकर मेरी बड़ी बहन के तिलक के पैसे पूरे किए थे। मेरे ससुराल वालों ने तिलक में कैश नहीं मांगे थे, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरी शादी हो रही थी। मेरी बड़ी बहन थोड़ी सी सांवली थी और मेरा कलर बिल्कुल दूध जैसा था, इसी वजह से मेरी शादी हुई थी। और पापा ने ये वादा किया था मेरे ससुराल वालों से, जब मैं अपनी लड़की को विदा करूंगा तो उन्हें कोई सा भी वाहन जरूर दूंगा। ससुराल वाले भी इस बात को मान गए थे और उन्होंने शादी में तिलक की मांग नहीं की थी। मेरे पापा को जो बन पड़ा था वही उन लोगों को तिलक में दिया गया था, और वहीं पर मेरी बड़ी बहन के ससुराल वालों ने जितनी मांग की थी उन लोगों को तिलक के उतने ही पैसे देने पड़े थे। इधर मेरा पति हर 6 महीने के बाद अपने रिश्तेदार के घर आता था। मेरी शादी को अब 2 साल हो चुके थे। मैं बहुत दुबली पतली थी। इस बार मेरा पति आया तो मैं स्कूल से आ रही थी, तभी रास्ते में मिल गया और उसने मुझे वहीं पर घेर लिया था और कहा, क्या तुम मेरे साथ मेला देखने जाओगी? मैं वहीं पर तुम्हें सिनेमा हॉल में फ़िल्म भी दिखाऊंगा। मैंने आज तक सिर्फ सिनेमा हॉल का नाम ही सुना था। मैं ये सुनते ही थोड़ा ललचाई थी। फिर मैंने कहा, अर्जुन, मैं अपनी माँ को क्या बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ? अर्जुन ने कहा कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, वह मेरी रिश्तेदार है ना, वे सब संभाल लेगी। बस तुम जाकर अपना बैग रखकर अपनी माँ को कहो कि मैं भाभी के घर जा रही हूँ। भाभी को बाजार जाना है गेहूँ पिसवाने के लिए। उसी बहाने मैं तुम्हें मेला दिखाने ले जाऊँगा। मैं भी उसकी बातों में आ गई और ऐसा ही किया। माँ से कहा कि माँ, भाभी मुझे बुला रही हैं, उन्हें बाजार जाना है मेरे साथ। माँ ने कहा कि ठीक है, भाभी का हाथ बटा देना। अर्जुन ने भी मेरे बारे में अपने रिश्तेदार से बात की और हम दोनों मेला देखने के लिए घर से निकल गए। अर्जुन ने अपने रिश्तेदार की साइकिल ली थी, उसी साइकिल पर बिठाकर मुझे मेला दिखाने ले गया था। गांव के अंदर तो मैं उसके साइकिल पर नहीं बैठी, चुपचाप उसके पीछे चलती रही। किसी को नहीं पता था कि वो मेरा पति है। जब गांव से रोड पर पहुंचे तब उसने कहा कि अब तुम मेरे साइकिल पर बैठ जाओ। मैं उसके साइकिल पर पीछे बैठने लगी तो उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर आगे बिठा दिया और कहा कि तुम मेरी हीरोइन हो और मैं तुम्हारा हीरो हूँ, तो तुम आगे बैठोगी। साइकिल चलाता चलाता वह न जाने मुझे कितनी बार चूमता रहा, मेरे गालों पर बार बार अपने गालों से टच करता रहा। मेरे दिमाग पर तो मेले देखने का भूत सवार था, तो मैं उसके इस टचिंग को इग्नोर कर रही थी। हम दोनों मेला में पहुंच चुके थे। उसने मुझे झूला झुलाया, झूले पर भी मुझे ज़ोर ज़ोर से पकड़ता था। कभी मेरे कमर को पकड़ता तो कभी मेरी छाती पर हाथ रखता। मैं तो झूला झूलने के धुन में इन सब चीज़ों का एहसास कम कर रही थी। उसके बाद उसने मुझे सिनेमा हॉल में फ़िल्म दिखाया। वह भी बहुत रोमांटिक सी फिल्म दिखाई, जिसमें बार बार हीरो हीरोइन एक दूसरे को छूते थे, किस करते थे। जब भी कोई ऐसा सीन आता तो वो मुझे ज़ोर से पकड़कर चूमने लग जाता। अब मैं इस सब चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी, खुश होकर सिनेमा हॉल में फ़िल्म देख रही थी। पूरे फिल्म के बीच वो मुझे चूमता ही रहा, मुझे टच करता रहा। कभी मेरी छाती को छूता, उसे मसलता, कभी मेरे गाल को छूता, उसे मसलता। उसने मुझे शाम से पहले ही घर पहुंचा दिया। इस बार वो मेरे लिए चांदी की अंगूठी लेकर आया था। इस बार उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने खुश होकर धन्यवाद कहा, उसे गले से लगा लिया। अर्जुन ने इस बार भी मेरे होठों पर निशान दिया था और मेरे होठों से खून निकल आया था। पिछली बार जब मेरे होठों से खून निकला था और मेरी माँ ने देखा तो मैंने झूठ कहा, माँ, मैंने दरवाजे से टकरा गई थी, मेरा मुंह दरवाजे पर लग गया था।
भाभी ने भी मेरी माँ से यही बताया। भाभी को सब पता था मेरे और पति के बीच में क्या चल रहा है। अब मैं 8वीं क्लास में आ गई थी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे। मेरी दीदी की ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। उसका पति शराब पीता था, उस पर हाथ उठाता था। सास भी आए दिन शिकायत करती थी। मेरी बड़ी बहन अब मायके में ही आकर रहने लगी थी। इतना तिलक देने के बाद भी उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। जब पति ही अच्छा नहीं था तो क्या इज्जत मिलना था। अब वो ससुराल में हमेशा लड़ाई झगड़ा करके यहाँ मायके में ही पड़ी रहती थी। मेरे पापा भी परेशान हो गए थे। मेरी बहन 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। दोनों बच्चों को लेकर यहीं मायके में पड़ी रहती। मैं उसे देखकर बहुत परेशान रहती। मुझे अर्जुन को लेकर भी बहुत चिंता सताने लगी थी। मेरी सास मेरी माँ के पास हमेशा फ़ोन करती थी, हाल चाल पूछा करती थी और मुझसे भी बात किया करती थी। मेरे ससुर भी मेरे पापा से बात करते थे। मेरे ससुराल वाले नॉर्मल लोग लगते थे। लेकिन अभी मैं ससुराल नहीं गई थी तो मुझे अपनी बहन को देखकर ही डर लगता था। मुझे मारने पीटने वाला पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे अर्जुन तो बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं उसकी दूसरी पत्नी हूँ और मेरी उम्र की वजह से उन लोगों ने मेरी विदाई नहीं करवाई। मेरे ससुराल वालों ने कहा था 5 साल के बाद ये थोड़ी बड़ी और समझदार हो जाएगी तो हम उसकी विदाई करवा लेंगे। मेरे जेठ भी अपनी पत्नी के साथ ही रहा करते थे। अभी तक ऐसी कोई भी बात सुनने में नहीं आया था कि उनके घर में ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा रहती है या कोई दारू शराब पीता हो। मुझे अब थोड़ा थोड़ा इस सब चीज़ की समझ होने लगी थी। इस बार मेरी दीदी मेरे घर पर ही थी। अर्जुन भी भाभी के घर पर आया हुआ था। उसने भाभी के बच्चे से खबर भिजवाई थी कि मैं वहाँ आऊँ। माँ ने भी मुझे तुरंत भेज दिया था। इस बार फिर से फिल्म की सीडी लेकर आया था। भाभी कुंडी लगाकर हम दोनों को बाहर चली गई और उसने फिर फिल्म स्टार्ट की। इस बार वह फिल्म बहुत ही ज़्यादा अटक रही थी। अर्जुन ने दूसरी कैसेट लगाई थी। अचानक उस सीडी में एक लड़का लड़की दिखाई दिए। बस वह एक दूसरे को चूमते ही जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने सारे कपड़े निकाल दिए। उनके मेकअप अजीब से थे। अर्जुन ने कहा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रोमांटिक फ़िल्म लेकर आया हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है। इस फिल्म को सिर्फ पति पत्नी देख सकते हैं। हम दोनों पति पत्नी हैं तो तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। इस फिल्म को देखकर मैं बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं बार बार अपनी आंखों पर हाथ रखती, वह बार बार मेरी हाथों को हटा देता। कहता, क्या फ़ायदा, जब देखोगी नहीं तो तुम क्यों इतना शर्मा रही हो। मैं तो तुम्हारा पति हूँ। पति और पत्नी में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं। देखो जैसा ये लोग करते हैं हम भी वैसा ही करेंगे। उस फिल्म में लड़का लड़की की मसाज कर रहा था। अर्जुन ने भी तुरंत तेल की शीशी लाते मेरे कपड़ों को उतारते मसाज करनी शुरू कर दी। मुझे तो पसीने छूट रहे थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। उसने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे उसने मेरे सारे शरीर पर मालिश की और मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। उसके बाद मेरी चीखों को उसने अपने दोनों हाथों से रोका। मैं तो रो पड़ी थी। कहने लगा, पहली बार है, थोड़ा दर्द तो होगा ना, इसे बर्दाश्त करो, फिर तुम्हें मेरी आदत पड़ जाएगी और तुम इसके बिना नहीं रह पाओगी। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। अभी तो मेरे पीरियड्स भी नहीं आते थे क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर थी। वह मेरे लिए ताकत की दवाई भी लेकर आता था ताकि मैं थोड़ी सी मोटी हो जाऊं। मैं खून देखकर बहुत डर गई थी। उसने कहा कि ये सब नॉर्मल है, डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए अंदर के पहनने का सामान भी लाया हूँ। उसके बाद तो वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चीख चीख कर परेशान हो गई थी। जब वह पूरा रिलैक्स हुआ तो मुझे प्यार से अपने सीने पर सुला लिया। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ। हर एक पति पत्नी के बीच में ये सब होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के वस्त्र होते हैं और हर हाल में पत्नी को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। शादी में पंडित जी ने भी तो कितने सारे वचन दिए थे। मैं भी अब चुप हो गई थी। इस बार वो मेरे लिए सोने का मंगलसूत्र लेकर आया। मंगलसूत्र को देखकर मैं तो अपना सारा दर्द भूल गई थी। उसने मुझे बड़ी प्यार से पहनाया। इस बार तो वह मेरे लिए कपड़े भी लेकर आया था। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसने कहा कि थोड़ा सा आराम करो फिर घर जाना और मैं भी चला जाऊंगा। अब तो शाम हो गई थी, रात होने वाली थी। रात के अंधेरे में वो मेरे घर छोड़कर अपने काम पर चला गया था और कहने लगा, ये सब बातें किसी से शेयर मत करना, ये सब हम दोनों की आपस की बातें हैं। मैंने भी कहा, ठीक है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरे पीरियड शुरू हो गए थे। मेरी माँ ने भी मुझे कोई काम ना बताया और मुझे आराम करने के लिए कहा। दीदी ने भी मुझे आराम करने के लिए बोल दिया। तभी मेरी दीदी को मेरे गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर नज़र पड़ी।
तो पूछने लगी, बहुत सुंदर है, कब खरीदा माँ ने? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो भाभी ने दिया है, ये मेरे पति ने मेरे लिए गिफ्ट भिजवाया था। माँ ने भी उसके बारे में पूछा। मैंने माँ से भी यही बताया। मेरी माँ बहुत खुश हुई, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। उसके बाद मेरी बड़ी बहन के पति को कोसने लगी। पता नहीं कौन से अशुभ घड़ी में उसके पति को हम लोगों ने चुना था। निकम्मा, किसी काम का नहीं, 2 बच्चे पैदा करके इसे हमारी छाती पर छोड़ गया है। इसी तरह मेरी शादी को अब 4 साल बीतने वाले थे। अभी मेरी विदाई में 1 साल रहता था। अब मेरे पति को मेरी चिंता सताने लगी थी। मैं बहुत बीमार पड़ गया था। मेरी सास भी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, अपने हाथों से काम नहीं कर पाती थी। उन लोगों ने जल्दी ही मेरी विदाई की प्रस्ताव रख दी। मम्मी पापा ने भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मेरी उसी महीने में विदाई कर दी। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी और अपने ससुराल आ गई थी। मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने उनकी सीरियस कंडीशन बताई थी। मेरे विदाई के 3 महीने के बाद मेरी सास इस दुनिया से चल बसी थी। मेरा पति भी भाई से अलग होकर अपनी दुकान खोल ली थी। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी प्रेगनेंसी को पूरे 5 महीने हो चुके थे। मेरा पति मेरी प्रेगनेंसी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बता दिया था। प्रॉब्लम ये थी, मेरी सेवा के लिए कौन आता? पति दुकान पर चले जाते, मैं घर में अकेली होती। बड़ी बहन का तलाक हो चुका था। उसका पति उसे कब का छोड़ चुका था। उसके ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे। अब वो मायके में ही रहा करती थी। एक बच्चे का इलाज ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। एक बेटी उसके साथ थी। मेरे पापा भी बूढ़े हो गए थे। अब कमाने वाला भी कोई नहीं था। दोनों छोटी बहनें भी जवान हो गई थी। उनकी भी शादी करनी थी। मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। पति ने कहा कि तुम अपनी बहनों में से किसी को अपने पास बुला लो ताकि तुम्हारी अच्छी सेवा हो जाए और बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो। मैंने माँ को खबर भिजवाई। माँ ने कहा कि 2 जवान लड़कियों को मैं इतनी दूर नहीं भेज सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन को मैं तुम्हारी सेवा के लिए भेज दूँगी। मेरी तलाकशुदा बहन मेरी सेवा करने के लिए आ गई थी। मेरा पति उसका बहुत मान सम्मान करता। मेरे पति ने मेरे पापा की बहुत हेल्प की थी। मेरी दोनों छोटी बहनों की शादी करवा दी थी। दोनों के पति भी बहुत अच्छे थे। मेरी दीदी मेरी जितनी सेवा करती उससे कहीं ज़्यादा मेरे पति की सेवा करती। मेरी तबीयत की चिंता और भाग दौड़ की वजह से मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दीदी उनकी भी देखभाल कर रही थी। मुझे पहले तो बुरा नहीं लगा था क्योंकि मैं खुद बीमार थी। जब मेरी डिलीवरी के दिन आया और मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया जो लड़का था, मेरा पति बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरा पति काफ़ी मेहनती इंसान था। मेरी दीदी को मेरे घर आए हुए 1.5 साल हो चुका था। मेरा बेटा भी पैर पैर चलने लगा था। वह 1 साल का हो चुका था। मेरी दीदी अचानक उल्टियाँ करने लगी थी। शुरू में मैंने सोचा मौसम की वजह से होगा। उसके बाद उनकी लगातार तबीयत खराब रहने लगी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। मैंने पूछा, दीदी को क्या हुआ है? कहने लगे, मौसम की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर ने दवाई दी है, उसे खाकर आराम आ जाएगा। मैंने भी अपनी दीदी की देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिनों में दीदी को बिल्कुल आराम हो गया, पहले जैसे ही हो गई, लेकिन लगातार उनका पेट बढ़ता ही जा रहा था। मुझे अब अजीब लग रहा था, अचानक से उनका पेट क्यों बढ़ता जा रहा है। मैंने दीदी से कहा भी कि आपके पेट को क्या हुआ है? पहले से ज़्यादा बाहर नज़र आता है, ऐसा लगता है पेट में कोई बच्चा है। दीदी ने मुझसे नज़रें चुराई और कहा, नहीं, मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ये तुम्हारा वहम है। मैंने फिर इस बात को सीरियसली नहीं लिया। माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। दीदी माँ के पास चली गई। दीदी की बेटी भी 4 साल की हो चुकी थी। मेरे बेटे के साथ मेरे पति को वह भी पापा कहने लगी थी। मैंने दीदी की बेटी को यहीं पर रख लिया और दीदी को वापस घर भेज दिया ताकि वो माँ की सेवा कर सकें। लेकिन माँ की अचानक ही हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पापा भी उसी सदमे में चल बसे। मैं भी अपने मायके आई थी। माँ की मृत्यु के 10 दिन के बाद पापा की मृत्यु हो गई थी। अब मेरे घर में कोई नहीं था सिवाय दीदी के। दीदी का पूरा खर्चा मैं उठा रही थी। मैं और मेरा पति वापस अपने घर आ गए थे, लेकिन दीदी वहीं अकेली थी। 3 महीने के बाद दीदी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, पर मुझे इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मेरा पति हर महीने हफ्तों गायब हो जाता। जब मैं पूछती तो कहता दुकान के लिए सामान लेने दिल्ली गया था, और ये मैंने नोट की थी। जब दीदी यहाँ नहीं थी तब से ये होने लगा था। मैंने एक दिन कहा, क्यों ना हम दीदी को यहाँ पर ही बुला लें। पति का चेहरा एकदम गुलाब सा खिल गया था। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैंने अपनी दीदी को अपने पति से किसी तरह का भी कोई मजाक करते कभी नहीं देखा था। मेरे पति भी दीदी से नॉर्मल बात करते और मैंने कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं था।
लेकिन एक बात ज़रूर था, मेरे पति का खाने से लेकर, पीने से लेकर, कपड़े से लेकर हर चीज़ का ध्यान दीदी बड़ी बारीकी से रखती थी। उनके मुंह से निकलने से पहले उनका काम कर दिया करती थी। मेरे पति मेरी दीदी को लेकर आए। उनके हाथों में बच्चा देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। ये बच्चा कहाँ से आया? दीदी और पति दोनों ने एक ही बात दोहराई, ये बच्चा हमें स्टेशन के बाहर कूड़ेदान में मिला था। मुझे उनके जवाब पर जरा सी भी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वो बच्चा दीदी के साथ ऐसे चिपका हुआ था जैसे दीदी उसकी अपनी माँ हो। दीदी ने उस बच्चे को निप्पल पिलाना चाहा, लेकिन वह नहीं पी रहा था। वह बिल्कुल मेरे बेटे का हमशक्ल था। ऐसा लगता था दोनों की शक्ल एक जैसी हो। अब मुझे अपनी दीदी पर शक हो गया था। मैं बिल्कुल नॉर्मल रहा करती थी, घर का सारा काम करती थी। मेरे पति ने मेरे लाड प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे मुंह से निकलने से पहले मेरा हर चीज़ पूरा किया करते थे। मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। वह बहुत दिलदार आदमी थे। दीदी हर महीने मेरे माँ के घर जाती तो मेरे पति ही उन्हें लेकर जाते थे और 2 दिन 3 दिन रहकर उन्हें साथ ही लेकर आते थे। मुझे शक तो बहुत था, लेकिन मैंने कभी उनको न बात करते देखा था और ना कोई ऐसी चीज़ देखी थी जो उन दोनों पर मुझे शक होता। उस बच्चे को लेकर मेरे दिल में शक बहुत गहरा था। ये बच्चा मेरे पति का ही है, क्योंकि उस बच्चे को मैंने दीदी को छाती से दूध पिलाते हुए देखा था और मेरा पति भी उस बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैच था। वैसे पति तो तीनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दीदी के पहले पति की लड़की से भी, मेरे बेटे से भी, और जो वो नया बच्चा आया था उससे भी। अब मैं इस चीज़ का पता हर हाल में लगाना चाहती थी कि मेरे पति और दीदी के बीच में ऐसा कौन सा संबंध है। मेरी दीदी दोनों बच्चों को लेकर और पति के साथ मेरे घर चली गई और मुझे पति ने कहा था कि हम 1 हफ्ते के बाद आएंगे। इसी बीच मुझे भी मौका था कि मैं उन दोनों की असलियत का पता लगा सकूं। इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है। तभी मैं उनके दुकान के कारीगर के साथ चुपके से अपने मायके चली आई और उस कारीगर को अपने गांव से ही वापस लौटा दिया और मुझे आते आते यहाँ रात हो गई थी और माँ के घर की चाबी भी मेरे पास थी। जैसे ही दरवाजे के लॉक पर हाथ रखकर दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। दीदी और मेरा पति एक बिस्तर पर थे। दोनों ही बिना कपड़ों के थे, जिसे देखकर मेरी दुनिया हिलती हुई नजर आई थी। मैंने एक जोरदार चीख मारी। दोनों ही हड़बड़ाकर उठ बैठे। मेरी चीख सुनकर वे तीनों बच्चे रो पड़े थे। पति और दीदी दोनों ही जल्दी से कपड़े संभालते मेरे पैरों में पड़ गए थे। दीदी ने मुझे चुप कराना चाहा। पति भी मेरे पैरों में बैठकर माफ़ी मांग रहा था। पति ने कहा, शोर मत करो, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता सितारा। मैंने कहा, तुम दोनों 1 नंबर के धोखेबाज हो। दीदी, तुम्हें मेरे ही घर में रहकर मेरे पति को ही हड़प लिया। दीदी ने कहा, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगी, तुम अर्जुन को कुछ ना कहना। जब तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था, जब तुम अर्जुन का ध्यान नहीं रख पा रही थी, तुम्हारी कंडीशन देखकर अर्जुन बहुत चिंता में था। इसको भी बहुत तेज बुखार हो गया था। अर्जुन को बहुत तेज ठंड लग रही थी। दवाई खाने के बाद भी अर्जुन की ठंड नहीं जा रही थी। तुम अपने कमरे में सो रही थी। डॉक्टर ने तुम्हें पति से दूर रहने की सलाह दी थी और तुम उसे बखूबी निभा रही थी। लेकिन अर्जुन की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने अपने सामने ही मम्मी पापा को मरते देखा था। अर्जुन हम सब के लिए भगवान था। अर्जुन ने मेरी दोनों छोटी बहनों की शादी करवाई, वह भी अच्छे घर में और अच्छे आदमी से। अर्जुन मेरी बड़ी मान सम्मान भी करता था, मुझे कभी आंखें उठाकर नहीं देखता था। लेकिन उस दिन अर्जुन की हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं अर्जुन को उस हाल में नहीं देख सकी थी। मैंने अर्जुन को रजाई भी उड़ाई थी, उसके बाद भी अर्जुन काँप रहा था। मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई। मैं तुरंत उसके बिस्तर में उसके पास चली गई, उसको पूरा अपने सीने में जकड़ लिया। अर्जुन बुखार में था। उसे लगा कि शायद तुम हो। अर्जुन तुम्हारा नाम लेकर बड़बड़ा रहा था और उसने मेरे साथ वो सब किया जो वो तुम्हारे साथ करता आया था। मुझे भी बड़ा सुकून मिला, क्योंकि मुझे भी अपने पति से दूर हुए कई साल हो गए थे। मुझे भी किसी साथी की ज़रूरत थी। उस रात हम दोनों एक दूसरे से बड़ी सुकून और सुख पा रहे थे। अर्जुन भी इस चीज़ के लिए कब से तड़प रहा था, क्योंकि वह तुम्हारे पास नहीं जा सकता था। डॉक्टर ने तुम्हें परहेज बताई थी। जब अर्जुन का बुखार ठीक हुआ, वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मैंने अर्जुन को अपने सीने से चिपकाए और कहा, अर्जुन, मैं कभी इस राज को नहीं खोलूँगी, क्योंकि इस चीज़ की मुझे बहुत ज़रूरत थी और तुमने वह सब पूरा किया। अर्जुन, मैं तुम्हारी गुलाम हो गई हूँ। तुम्हारी चाहत में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन, तुम यूं ही मुझ पर कभी कभी अपनी मेहरबानी कर देना। मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी, लेकिन शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपनी बहन के सुहाग को छीनना नहीं चाहती।
और हम दोनों का रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। तुम मेरी बहन को कभी धोखा मत देना। उसके बाद मुझे जब ज़रूरत पड़ती थी मैं अर्जुन के पास चली जाती थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं यहाँ मायके में आकर बच्चे को जन्म दिया। अर्जुन ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अर्जुन को तुम्हारी कसम दी थी, कहा राज राज ही रहेगा, लेकिन आज तुम सब जान चुकी हो। मेरी बहन तुरंत रसोई की तरफ भागी और चाकू उठाकर लाई और कहा, मुझे यहीं मार डालो और यही घर में ही गाड़ दो। मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे पता है तुम उसे आराम से पाल लोगी। अर्जुन भी तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अर्जुन को कुछ न कहना, वह हम सब का मसीहा है। दीदी की बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैं कुछ ना कह सकी। दीदी की ज़िंदगी तो भगवान ने दी थी, मैं भला क्यों उनकी जान लेती। मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि मेरी दीदी मेरी जान से भी प्यारी थी। मेरे माँ बाप भी नहीं थे, वह सबसे बड़ी थी, वह माँ बाप की जगह थी। मैंने दीदी को माफ़ कर दिया और अपने पति को भी। मैंने दीदी को कहा, तुम मेरे पति से शादी कर लो। दीदी ने कहा, नहीं, अगर शादी करेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगी। लोग अर्जुन को तुम्हें गलत नज़र से देखेंगे और 100 तरह की बातें करेंगे। इससे बच्चों के परवरिश पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। हम यूं ही अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बताइए, क्या ये बात ठीक है या गलत? मैंने अपनी दीदी को माफ़ करके ठीक किया या गलत? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।